ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पे। ओके, चलिए। तो अभी हमारी जो क्लास है वो लाइव है, और आई थिंक आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आज भी। नोटिफिकेशन नहीं आया कि लाइव क्लास का। ओके, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। आवाज़ क्लियर होगी? वॉइस? ओके। ओके, चलिए इसके बारे में हम। ओके, ठीक है, मैंने देख लिया है, वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जल्दी से आप लोग जो है जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन भेज चुका हूँ मैं। ओके, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो इसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है। मनीष यादव, हाँ ओके, का मतलब क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट डाल लेते हैं पहले। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी आज से नहीं पढ़ी जा रही है। मतलब इसके बारे में जो अध्ययन किया जा रहा था या स्टडी की जा रही थी, वो बहुत पुराने ज़माने से की जा रही थी। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में, वैसे तो विदेशों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। लोगों ने ज़्यादा अच्छे अवेयर तरीके से पैथोलॉजी को खोजा है, लेकिन भारतीय लोग भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे यहाँ पर वैदिक काल से ही डिजीज़ के बारे में जानकारी थी। वैदिक पीरियड, जिसमें हमारे वेद लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे, उस ज़माने से हम लोग पैथोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि कब-कब, कौन-कौन सी डिजीज़ आई है, कहाँ-कहाँ पर किस डिजीज़ का उल्लेख किया गया है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें वैदिक पीरियड की। तो जिस समय वेद लिखे गए थे, वेदों के अंदर ही जो है डिजीज़ के बारे में जानकारी दी गई थी। यानी कि उस समय के लोग भी पादपों के अंदर होने वाले रोगों के बारे में जानकारी रखते थे कि पादपों में जो रोग होते हैं उसके कुछ कारण हैं। ठीक है? जैसे हम बात करें वैदिक पीरियड की, पहले वैदिक पीरियड के अंदर, ये तो समझते हैं हम, वैदिक पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई है। ठीक है? उसमें मानव उस ज़माने में भी क्या था, अवेयर था इसके बारे में। ह्यूमन जो था, मानव जो था, वो क्या था, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है कि वो इसके बारे में जानकारी रखता था। ठीक है ना? कि जो डिजीज़ होती है वो सूक्ष्म जीवों से होती है। इस बात को हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ वर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है ना? ये जो डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा खोज की जाती है? माइक्रोब्स के द्वारा खोज की जाती है। इसके बारे में हमारे पूर्वज जो है वो पहले से जानते थे।
जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद के अंदर, ठीक है ना, ऋग्वेदास लिखेंगे अपन, ऋग्वेदास। ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, ठीक है ना, और जर्म थ्योरी भी उसी समय डिस्कस की गई थी। जिस जर्म थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं, रोग ऐसे होता है, रोगाणु सिद्धांत के बारे में जो हम जानते हैं, ठीक है, वो ऋग्वेद में पहले ही लिखा गया है। इसका मतलब है कि जो चीज हम आज खोज रहे हैं ना, वो पहले खोजी जा चुकी है, लेकिन उसका स्प्रेडिंग, उसका जो लोगों तक जो पहुंचने की जो क्षमता थी वो कम थी, लोगों तक वो पहुंच नहीं पाई थी। अगर उस समय जिस तरीके से हमारी नॉलेज आज के टाइम पर स्प्रेड हो रही है, अगर ऐसे ही उस जमाने में अगर नॉलेज को स्प्रेड किया जाता, तो आज जो डिस्कवरी हम कर रहे हैं, आज हम हजारों साल आगे होते, आज से हजारों साल आगे होते। जबकि अभी भी हम पीछे वाली जो डिस्कवरीज है उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं या उन्हीं को ही खोज रहे हैं जो पहले की जा चुकी है। जैसे ऋग्वेद के अंदर क्लासिफिकेशन किया जा चुका है डिजीज का, ठीक है ना, ऋग्वेद के अंदर आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा रोगों का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, पादपों की जो डिजीज थी उनके बारे में आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, कि रोग उस जमाने में भी होते थे और उनको क्लासिफाई भी किया जा चुका था। इसके अलावा जिस जर्म थ्योरी को हम आज पढ़ रहे हैं, वो जर्म थ्योरी ऋग्वेद के अंदर भी क्या की गई थी, डिस्कस की गई थी। तो ये यहाँ लिख देते हम, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वर डिस्कस्ड। इसका मतलब है कि उस समय लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, बहुत सारी जानकारियां थी कि रोग कैसे होता है। जैसे अभी देखिए आयुर्वेद जो ग्रंथ लिखा गया है, वो मानव के रोगों के साथ साथ उसमें पादपों के होने वाले रोग भी हैं। आयुर्वेद के अंदर मानव में जो रोग होते हैं उनके साथ साथ उसके अंदर पादपों में होने वाले रोग भी दर्शाए गए हैं, और उन रोगों का इलाज कैसे किया जाए इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। मानव के ऊपर हालांकि उस समय ज़्यादा काम किया गया था, पादपों के ऊपर कम काम किया गया था। इसी पीरियड के अंदर एक बुक लिखी गई थी, किताब। आप कहोगे सर आप पता नहीं कैसे फेंक रहे हो बातें, तो एक किताब लिखी गई थी, एक बुक, जिसका नाम था वृक्ष आयुर्वेदा। क्या नाम था? वृक्षा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है ना, ये ध्यान रखना, वृक्ष आयुर्वेदा। ये एक किताब थी, एक पुस्तक थी, एक बुक थी, ठीक है ना, जो लिखी थी किसने? सुरपाल ने। सुरपाल नाम का एक राइटर था, सुरपाल, सॉरी, सुरपाल नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सुरपाल, या सुरापाल भी बोलते हैं उसको, सुरपाल या सुरापाल लिख दो, पूरा नाम सही से लिख दो, सुरापाल, लेकिन हम हिंदी में इसको सुरपाल ही बोलते हैं, सुरापाल। ये इसका लेखक था जिसने ये बुक लिखी थी, वृक्षा आयुर्वेदा, यानी कि वृक्ष के ऊपर आयुर्वेदिक एक किताब लिखी गई थी। ये पहली बुक थी जिसके अंदर पादपों के रोगों के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है ना, और इसमें डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया था। बात समझ में आ गई? पादप में डिजीज होती है, प्लांट में डिजीज होती है, पादपों में रोग होते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसके अंदर? वृक्ष आयुर्वेदा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे। उनके लिखे हुए ग्रंथ जो थे वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए थे, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही साइंटिफिक है। तो आज भी हमारे ग्रंथ जो है वो पुराने नहीं हुए हैं। भारतीय ग्रंथ जितने भी हैं आयुर्वेद जैसे, यानी कि जो वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल के साथ साथ में बहुत ही साइंटिफिक भी है और बहुत ही नॉलेजफुल भी है। आज भी हम उन्हीं के आधार पर वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में सबसे पीछे, हम दुनिया में आज भी आगे ही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें आगे करके जा चुके हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा लिखी गई थी किसके द्वारा? सुरापाल के द्वारा। और ये पहली बुक थी, यह ध्यान रखना है, ये फर्स्ट बुक थी, ये फर्स्ट बुक है। अभी तक के एविडेंस के अंदर अंग्रेजों ने तो कुछ खोजा ही नहीं है, अंग्रेजों ने तो सब कुछ हमारे लिया है, विदेशी लोगों ने सब कुछ हमारी किताबों से निकाल कर वो आज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम हैं, हमने ही किया है सब कुछ, है ना। तो ये पहली बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन थी, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट डिजीज, अबाउट प्लांट डिजीज, ठीक है। पादप रोगों के बारे में जो जानकारी है, पादप रोगों की जो जानकारी है,
1 मिनट में इसको देख लेता हूँ कि कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो पादप रोगों के बारे में जो जानकारी थी वो सबसे पहले किस बुक में नजर आई हमें? वृक्ष आयुर्वेदा नाम की पुस्तक के अंदर, ठीक है। इसी पुस्तक के अंदर या इसी बुक के अंदर जो है डिजीज को डिवाइड किया गया था 2 भाग में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक ऐसी बीमारियां जो आंतरिक प्रभाव की वजह से होती है और दूसरी ऐसी बीमारियां जो बाह्य प्रभाव की वजह से होती है, ठीक है ना। तो डिजीज वर क्लासिफाइड या डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। 2 ग्रुप के अंदर डिजीज को जो है क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं? ऐसे ग्रुप जिनमें बीमारियां कैसी हो? इंटरनल तरीके से होती हो, और दूसरा ग्रुप जिसमें बीमारियां कैसी होती हो? एक्सटर्नल तरीके से होती हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके की बीमारियां ये पहले ही क्लासिफाई की जा चुकी है। ओके, चलिए दूसरी बात करें हम, हमारे अलावा और दूसरे ग्रंथ भी हैं जिनके अंदर ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है। जैसे बात करें हम बाइबल की, ठीक है। बाइबल भी एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के अंदर भी जो रस्ट रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट, इनके बारे में जानकारी मेंशन है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर, नहीं वहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन है, बस नाम लिखे हुए हैं। जबकि हमारी बुक के अंदर, हमारे जो ग्रंथ है उनके अंदर इनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। जैसे वृक्ष आयुर्वेदा के अंदर इस डिजीज से रिलेटेड कौन कौन सी रोग होते हैं, किस प्रकार से वो फैलते हैं और उनके क्या इलाज करने चाहिए, यहाँ तक की बातें सारी लिखी हुई है, ठीक है। अब बस थोड़ा सा अंतर यह है कि वो चीज़ें लिखी गई है संस्कृत में, और संस्कृत भाषा जानने वाला व्यक्ति उनको पढ़ सकता है। बस थोड़ा सा हम यहाँ पर पीछे रह गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर संस्कृत, हालांकि पहले भारत में संस्कृत ही बोली जाती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर के विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, हमारी भाषा बदल गई और आज हम हिंदी, इंग्लिश या दूसरी जो भी भाषाएं हैं उनको बोलते हैं। और दूसरी बात, हम विदेशी लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि हमारी नॉलेज उनसे ज़्यादा आज भी बेटर है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, अब हम आगे से हमारी नॉलेज को और बेटर करेंगे। तो देखो बाइबल के अंदर जो डिजीज मेंशन्ड है वो कौन कौन सी है? एक तो है रस्ट डिजीज, ठीक है ना, रस्ट डिजीज। दूसरी स्मट डिजीज। अभी देखो यहाँ पर इसके अंदर डिजीज के नाम आएंगे, कौन कौन सी डिजीज होती है, उनके काजिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। बस ये थोड़े से हमें याद रखने हैं, ध्यान रखना है ना। तो पादपों के अंदर होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से? देखो रस्ट होता है, स्मट होता है ना, डाउनी मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ये रोग होता है। पाउडरी मिल्ड्यू होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, ठीक है। ये ऐसे रोग होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ब्लाइट रोग होता है, एंड ब्लाइट वर मेंशन्ड, ठीक है, वर मेंशन्ड। अब लगभग लगभग क्या है कि सभी जितने भी रोग हैं ना उनके लक्षण लगभग लगभग मैच करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो हमें उन लक्षणों को भी याद रखना है ना। अभी तो फिलहाल हम नाम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। देखो रस्ट होता है, स्मट होता है, डाउनी मिल्ड्यू होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होती है, ब्लाइट डिजीज होती है, इन सब के नाम मेंशन है। अब चूंकि इसके अंदर ये सब नाम मेंशन है, तो हम आजकल क्या है, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर ही नहीं पूरे विश्व पर राज किया था, तो उनकी ही लैंग्वेज जो है वो सब जगह स्प्रेडेड है। यही नाम हमारी किताबों के अंदर संस्कृत में लिखे गए हैं और यही नाम अंग्रेजों की किताबों में इस नाम से लिखे हैं जिससे हम पढ़ते हैं, इसलिए हमें यही नाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यही हमें याद होते हैं और हमें याद भी यही नाम करने हैं, ठीक है। तो बाइबल में मेंशन नाम ये है जो वहाँ पर मेंशन है। इसके बाद में हमारे बहुत ही अच्छे, और वैसे तो हमारे पूर्वजों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन एक सबसे जो पावरफुल है, हालांकि वो विदेशी है लेकिन फिर भी वो पावरफुल है, क्योंकि उनका नाम सबसे पहले बॉटनी के अंदर आता है। वो फादर ऑफ बॉटनी जिसे कहा जाता है थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस। तो ये जो थियोफ्रास्टस है, इन्होंने 370 से लेकर 286 बीसी, ठीक है, ये बीसी वाला जो फॉर्मूला है, या वैसे आपको पता होगा बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा का मतलब होता है कि सन 1 जब था, अभी 2021 चल रहा है, सब सन क्या था, 1, उससे पहले पहले जितने भी हुए हैं
जितने भी साल हो गए होंगे उनको हम BC से लिखते हैं, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट एरा जो है वो सन 1 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 हुए अभी क्राइस्ट एरा को चलते हुए। लेकिन हम उससे पहले के लोगों के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे हम BC जोड़ देते हैं, ठीक है, या एनोडोमिनियन बोल देते हैं, AD बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने स्टडी किया था और लोगों के बारे में बताया था। अब ये जो एविडेंस है हमारे पास में, ये भी हमारे पास लिखित में है। देखो जैसे वृक्ष आयुर्वेदा है वो भी हमारे पास लिखित में एविडेंस है, ठीक है ना। बाइबिल है वो भी हमारे पास लिखित एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम जब तक हम प्रमाणित नहीं करते, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता, तब तक हम उस बात को सत्य नहीं मानते, क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं और विज्ञान की भाषा में वही चीजें सत्य हैं जो लिखी गई है या प्रमाणित है, ठीक है। तो देखो थियोफ्रास्टस जो है उसने 370 से लेकर 286 BC में सबसे पहले स्टडी किया था रोग के बारे में। हालांकि उससे पहले भी कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल और लिखित प्रमाण जो है वो हमें थियोफ्रास्टस से मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टडी एंड राइट अबाउट द डिजीज बुक है। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या है कि 3 चीजें पढ़ी है, एक आयुर्वेद के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने बाइबल के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने थियोफ्रास्टस के बारे में पढ़ा। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, या आप यूँ कह सकते हो कि हिस्ट्री में इन तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, हम यहाँ से हटा लेते हैं इसको, ठीक। अब देखिए इसके अलावा विदेशों के अंदर जैसे रोम के लोग थे, है ना, जानते तो थे लेकिन इनसे डरते थे। बीमारियां जब हो जाती थी, पुराने जमाने में जब बीमारियां हो जाती थी तो पूरी की पूरी फसलें चौपट हो जाती थी, क्योंकि कोई इलाज नहीं था लोगों के पास। लोगों ने इलाज करने की भी सोची, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक सक्सेस हुए, कुछ नहीं भी हुए। जो लोग सक्सेस नहीं हुए वो उन्होंने इसको एक ईश्वरीय प्रकोप मान लिया, ठीक है। जैसे हम बात करें रोमन के लोगों की, रोम जो है वो अफ्रीका के अंदर है, याद होना चाहिए आपको। रोमन्स के बारे में हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रोमन्स। जैसे कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा सीधा किसको दोष देते हैं, भगवान को, है ना। ऐसे ही ये जो लोग थे रोमन्स, रोमन्स क्या थे, रोमन्स एक उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे वो भी एक उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन छुट्टी रहती है पूरे रोम के अंदर, और उस उत्सव का नाम है रोबीगेलिया, ठीक है। और ये लोग 700 BC से, 700 BC का मतलब आज से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले से ये इसको मनाते हुए आ रहे। 700 BC, अब 23 चल रहा है, 23/7/2030, हाँ 2030 हो गए, तो 2030 सालों से ये लोग इस उत्सव को मनाते हुए आ रहे, 700 BC से, ठीक है ना। ये किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, रोबीगेलिया, रोबीगेलिया उत्सव ये मनाते हैं। ये रोबिगस गॉड की स्तुति करते हैं इसके अंदर, किसकी, रोबिगस गॉड की। मतलब ये एक भगवान होता है, रोबिकस नाम है उसका, और उसको माना जाता है गेहूं का देवता, गॉड ऑफ व्हीट, गेहूं का देवता या अनाज का देवता माना जाता है, ठीक है। उस अनाज के देवता के लिए ये यहाँ पर हॉलीडे मनाते हैं, मतलब कि उत्सव मनाते हैं। जैसे हम राम के लिए मनाते हैं, ऐसे ये उस गेहूं के देवता के लिए, गॉड ऑफ व्हीट के लिए, जिसका नाम है रोबिगस, और एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोला जाता है रोबी गेलिया। ये क्या करते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये जो रोबीगेलिया है ये लाल रस्ट है, रेड रस्ट नाम का एक रोग होता था, उसकी वजह से जो गेहूं की फसल होती थी वो सारी की सारी नष्ट हो जाती थी। तो उसके प्रकोप से बचने के लिए ये लोग रेबीगेलिया नाम का एक उत्सव मनाते हैं, ताकि जो गॉड ऑफ व्हीट है वो प्रसन्न हो जाए और इनको वो जो नष्ट, इनकी जो फसल नष्ट होती है वो बच जाए। हालांकि इनको पता नहीं था कि ये रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, रेड रस्ट की वजह से होता है। ये मानते थे कि ये रोग जो है हमारे देवता के रुष्ट होने की वजह से, यानी कि जो गॉड ऑफ व्हीट है, जो जिसका नाम है रेबिगस, वो नाराज हो जाता है हमसे, और वो ये प्रकोप हमारे ऊपर डाल देता है, जिससे हमारी सारी फसलें चौपट हो जाती है। तो उसको मनाने के लिए ये क्या करते हैं, जो लाल रंग के कुत्ते होते हैं, लाल रंग के जो डॉग होते हैं, उनको काटते थे। लाल रंग का कोई मवेशी है, जैसे गाय है लाल रंग की, लाल रंग का बैल है,
या लाल रंग का कोई भी जंतु है उसको उसके ऊपर बलि चढ़ाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, वो उनकी इस रस्ट से, इस रेड रस्ट से अपनी रक्षा कर सके और वो उनको आशीर्वाद दे सके कि भाई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि रोग तो है, रोग होगा, सेक्रिफिकेशन से वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे अंधविश्वास हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे देशों में भी बहुत है। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, अभी हम इसको लिख ही लेते हैं तो आपको याद रह जाएगी। तो जो रोमन्स लोग थे वो क्या करते हैं, तो वो करते हैं सेलिब्रेट हॉलीडे, एक हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट हॉलीडे, एक हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको एक बार चार्ज लगा देता हूँ। तो वो एक हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं और जो हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेबी गेलिया, ठीक है, या रोबी गेलिया बोल दो आप उसको याद रखने के लिए, रोबी गेलिया, याद रह जाएगा नाम, रोबी गेलिया, ये नाम है उसका, ठीक है। रोबी गेलिया कब से मना रहे हैं, तो ये इस उत्सव को मना रहे हैं 700 बीसी से, 700 बीसी से इस फेस्टिवल को ये लोग मनाते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं ये, तो ये इस रेबिगेलिया को मनाते हैं इन वर्शिप ऑफ, इन वर्शिप ऑफ मतलब पूजा कर रहे हैं, वर्शिप ऑफ रोबिगस, रोबिगस नाम का इनका जो देवता है उस देवता की स्तुति करते हैं, ठीक है ना। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, पूजा करते हैं रोबिगस देवता की, ठीक है ना। और रोबिगस कौन है, रोबिगस होता है गॉड ऑफ व्हीट, रोबिगस जो है इनकी भाषा में वो क्या है, वो है गॉड ऑफ व्हीट, ठीक है ना, यानी कि अनाज का देवता या धान का देवता, क्या बोलते हैं इसको, गेहूं का देवता, आप ये समझ सकते हो, गॉड ऑफ व्हीट, इसको ये मानते हैं कि ये हमारा देवता है, किसका, व्हीट का, ठीक है, ये हमारा व्हीट का देवता है या धान का देवता है। तो हम दिख नहीं रहा, एक बार थोड़ा सा 2 सेकेंड पता लगना चाहिए कहाँ पर हैं हम, ओके, ठीक है। तो ये गॉड ऑफ व्हीट, अब इसको मनाने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए ये क्या करते हैं, सेक्रिफिकेशन करते हैं, सेक्रीफाइड करते हैं, किसको सेक्रीफाइड करते हैं, ये सेक्रीफाइड का मतलब होता है बलि देना, ये सेक्रीफाइड करते हैं किसको, रेडिस, रेडिश का मतलब जो लाल कलर के हैं, रेडिश कलर्ड, कलर्ड डॉग्स, मेन तो इनको डॉग्स को ही करते हैं ये, इसके अलावा मवेशी को भी करते हैं, लाल रंग के जो मवेशी होते हैं, कैटल्स, जैसे गाय वगैरह हो गई, उनकी बलि देते हैं, हिंदुस्तान में नहीं देते लेकिन ये लोग देते हैं, है ना। टू हिम, टू हिम, टू सेव द ग्रेन, इसके लिए देते हैं कि वो इनके अनाज को क्या कर सके, बचा सके, किससे, फ्रॉम द, फ्रॉम द रेड रस्ट, किससे बचा सके, रेड रस्ट से बचा सके, रेड रस्ट, ठीक है ना, इस रेड रस्ट से ये इनकी रक्षा कर सके, इसके लिए ये क्या करते हैं, बलि देते हैं। आई बात समझ, ठीक है भाई, तो ये लोग ऐसा करते थे। इसके बाद में अब कुछ जिस जिस तरह से रोगों के बारे में जानकारी होती गई और लोग थोड़े समझदार हो गए तो उन्होंने इसके इलाज खोजने भी शुरू कर लिए। जैसे कि बात करें हम, 470 बीसी में प्लिनी नाम का एक दार्शनिक था, कब, 470 बीसी, 470 बीसी में एक साइंटिस्ट कहेंगे हम तो वैसे, पर ये जो है क्या था, दार्शनिक था, प्लिनी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला फंगीसाइड इस्तेमाल किया था, और फंगीसाइड भी ऐसे इस्तेमाल किया था कि ऐसे, अरे यार कुछ जैसे अपन करते हैं ना, अरे तो ऐसा करके इसको डाल दे, कोई हमारे गांव में कोई अच्छा सा बूढ़ा सा होता है व्यक्ति, तो वो कुछ भी इलाज बता देता है, किसी का पेट दर्द कर रहा है तो क्या कहता है, अरे यार तो ऐसा कर, ये पत्ते बांध ले या ये कपड़ा बांध के और थोड़ी देर उल्टा सो जा, पेट मिट जाएगा तेरा, एज ए एक्सपीरियंस, और हम उसकी बात मानते हैं, और बात मानते हैं तो वो काम कर भी जाता है। बस ऐसे ही इन्होंने, प्लिनी भाई साहब ने एक फंगीसाइड इजाद कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लिनी ने ही फर्स्ट अपने एंजॉयमेंट के लिए फर्स्ट यूज्ड
फंगिसाइड्स। और जब उन्होंने यूज कर लिया तो इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उनमें भी लिख दिया, क्योंकि दार्शनिक थे तो ये ग्रंथ लिखते थे, तो उन किताबों के अंदर इसका नाम लिख दिया फंगिसाइड, है ना। फर्स्ट यूज फंगिसाइड। क्या फंगिसाइड था ये था घोल। ये क्या था? घोल था, ठीक है। घोल या बोलते सत, ठीक है ना। सत मतलब हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एम्यूर्स को बोलते हैं सत, एम्यूर्स ऑफ ओलिव्स, ठीक है ना। एम्यूर्स ऑफ ओलिव्स, इसको बोला जाता है हमारी भाषा में सत। सत का मतलब क्या होता है? कोई ओलिव्स को लिया, मतलब ओलिव वाला पेड़ लिया, इसको पीसा, पीस कर एक घोल बना लिया वो, ठीक है। लेकिन ये काम कर गया, किसके लिए इस्तेमाल किया था इन्होंने? इन्होंने इस्तेमाल किया था टू कंट्रोल कंट्रोल ब्लाइट। ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले ओमरस ऑफ एम्यूर्स एम्यूर्स ऑफ ओलिव्स इसका इस्तेमाल किया था, यानी कि ओलिव्स का घोल इस्तेमाल किया था। आप ये समझिए, बस इतना सा याद रखिए। ये एम्यूर्स है, एम्यूर्स को आप क्या लिख सकते हैं हिंदी में याद रखने के लिए? यहाँ पर लिख दीजिए इसको सत्व। सत्व, सत्व का मतलब होता है चूर्ण, और इस चूर्ण का क्या बनाया इन्होंने? घोल बनाया, ठीक है। ये सबसे पहला फंगिसाइड था जो इस्तेमाल किया गया था, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? ब्लाइट डिजीज के लिए। और ब्लाइट डिजीज किससे होती है? फंगस से होती है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? फंगिसाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो पहला फंगिसाइड कौन सा था? एम्यूर्स ऑफ ओलिव्स था, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है, याद रखेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट फंगिसाइड कौन था? एम्यूर्स ऑफ ओलिव्स। और किसने इस्तेमाल किया था? प्लिनी ने। प्लिनी कौन था? एक दार्शनिक था, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, अब ये तो हो गई बीसी की बातें, अब कुछ नई मॉडर्न बातें कर लेते हैं इतिहास में। तो देखो, सबसे पहले 1844 के अंदर, 1844-45 की अगर हम बात करें, तो इस समय पर आयरलैंड के अंदर एक रोग आया था। इसके अंदर, आलू के अंदर, जिसको बोला जाता है, उस रोग का नाम है द आयरिश आयरिश पोटैटो फेमाइन, ठीक है। पोटैटो फेमाइन, फेमाइन का मतलब यूं समझिए अकाल पड़ गया था आलू का। पोटैटो फेमाइन, है ना। जैसे हम बोलते थे छप्पनिया अकाल पड़ गया था, भारत में गेहूं खत्म हो गया था, कुछ खाने का नहीं था, लोग भूखों मर गए थे, वैसा ही यहाँ पर ये पोटैटो आयरिश फेमाइन आया था। यहाँ भी क्या था? आलू का अकाल पड़ गया था। अब आलू तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जानते हो। अगर दुनिया में आलू नहीं हो ना, तो लोगों की शादी नहीं हो, समझ रहे हो? आप बोलोगे सर आलू नहीं है तो शादी नहीं है, ये कौन सा लॉजिक है? तो भैया आलू कद्दू, है ना, आलू और कद्दू अगर दुनिया में नहीं हो ना, तो लोगों की शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो आपको पता है कि जब शादी होती है ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिश होती है, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती है, और आज भी आप जो खाते हो, सबसे ज़्यादा डिश या जो चीज़ें आप मिलती है आपको मार्केट में, वो ज़्यादातर किससे बनाई जाती है? आलू से ही बनाई जाती है। अगर दुनिया में आलू नहीं होता ना, तो लोगों के फेरे नहीं पड़ते, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आलू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम हर तीसरे दिन में आलू की सब्जी खाते हैं, पालक की सब्जी हर तीसरे दिन नहीं खाते हम, है ना। हर 8वें दिन 7वें दिन खाते हैं पालक की सब्जी, आलू की नहीं। आलू की हर दूसरे या तीसरे दिन हम आलू की सब्जी खाते हैं, पता है ना। इसलिए आलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सस्ता होता है, सुलभ है, और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, और अलग अलग तरह की सारी डिश बन जाती है। तो उस जमाने में देखो आप, 1844-45 में हालांकि जनसंख्या कम थी, लेकिन आलू की इम्पोर्टेंस उस समय भी थी। इसलिए इस अवधि को, इस 44-45 की अवधि को आयरलैंड के अंदर, आयरिश का मतलब आयरलैंड से, आयरलैंड के अंदर इस पोटैटो की कमी को एक अकाल घोषित कर दिया गया था। समझ रहे बात? तो इसको कहा जाता है द आयरिश पोटैटो फेमाइन। इंपॉर्टेंट बात है, कब हुआ था? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द आयरिश पोटैटो फेमाइन कब हुआ था? कब हुआ था? 1844-45, याद रखना, 1844-45 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये जो आयरिश पोटैटो फेमाइन है, ये किससे होता है? मतलब ये जो पोटैटो फेमाइन डिजीज आई थी, ये किसकी वजह से आई थी? तो ये पोटैटो फेमाइन डिजीज होती है, एक लेट ब्लाइट डिजीज है, और ये, इसका जो रोग जनक है वो कौन है? वो रोग जनक है इसका फाइटोप्थोरा, याद रखना, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस,
याद रह जाएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ये रोगजनक है इसका, किसका, आयरिस पोटैटो फेमाइन का। तो अब जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयरिस पोटैटो फेमाइन किसके कारण फैला था, किसके कारण हुआ था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था आयरिस पोटैटो फेमाइन का, तो वो था फाइटोप्थोरा। बस इतना याद रख लेना, क्या था वो, फाइटोप्थोरा, याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो फाइटोप्थोरा डिजीज थी, ठीक है ना, इसकी वजह से ये जो आयरिस पोटैटो फेमाइन था, इसमें क्या हुआ कि लोगों को खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो ये मान लीजिए आप, लोग भूखे मरने लग गए और बहुत से लोग जो है आयरलैंड को छोड़कर चले गए। इसमें लगभग 1.5 मिलियन लोग जो है वो मारे गए, मर गए, भूख के मारे मर गए वो, ठीक है ना। और बहुत से लोग जो है वहां से माइग्रेट कर गए और जनसंख्या जो है वो डिक्रीज होकर बहुत ही लो हो गई। लगभग इस डिजीज से उस जमाने में, हालांकि पादप के अंदर हो रही थी डिजीज, लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट था, क्योंकि जब खाने को नहीं मिलेगा तो लोग वैसे ही मरेंगे, भूख से मरेंगे, है ना। तो लगभग कितने, 1.5 लाख, 1.5 मिलियन लोग, सॉरी 1.5 मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे। और यहीं से ही शुरुआत हो जाती है हमारी मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो लोग जागे कि भैया ऐसा अगर हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन, अगर खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो दुनिया खत्म है ना। अगर ये सी कंडीशन रही, ये तो 1 साल की बात थी, 1 साल के अंदर 1.5 लाख लोग मरना इसी कारण से। और कारण क्या है, आलू की कमी। और आलू की कमी किसके कारण हुई, इस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। आलू उगा ही नहीं, खराब हो गया सारा जो था, सब कुछ रोगजनक हो गया, खा नहीं सकते उसको, है ना। तो इसकी वजह से लोग मर गए। तो कहने का मतलब, इसी समय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये चिंता जताई, और यहीं से ही हमारी मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की नींव डल जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, प्रॉम्प्टेड, ये जो डिजीज है ये आयरिस पोटैटो फेमाइन ने ही प्रॉम्प्ट किया है, प्रॉम्प्ट द बर्थ ऑफ लेट, ये तो बर्थ ऑफ मॉडर्न, लिख रहा हूं मैं, बर्थ ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, है ना। ये मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बर्थ यहाँ से होती है, मतलब मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी जो है वो 1844-45 में ही जो है शुरू होती है, क्योंकि यहीं से ही लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई और लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया। अब ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, इसकी वजह से होने वाला जो रोग होता है वो भी हम लिख देते हैं, वो रोग है लेट ब्लाइट। कौन सी डिजीज होती है वहां पर, लेट ब्लाइट डिजीज होती है, ठीक है ना, लेट ब्लाइट। ठीक है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, मिड ब्लाइट, ऐसे अलग अलग ब्लाइट डिजीज है। तो ये लेट ब्लाइट डिजीज जो है इसकी वजह से होती है ये, और ये उस समय आयरिश यानी कि आयरलैंड के अंदर फैली थी। और इसकी वजह से यहाँ पर कितने लोग मरे थे, 1.5 मिलियन, किल्ड 1.5 मिलियन पीपल जो है वो, मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे। याद रहेगी बात, ठीक है। ये पीपल यहाँ पर मर गए थे, कुछ माइग्रेंट भी हो गए थे, है ना। पॉपुलेशन लगभग 4 मिलियन के, लगभग 1990 तक तो 4 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो कम हो चुकी थी, इसकी वजह से, इस आयरिस पोटैटो फेमाइन वाले रोग की वजह से। और आज भी बहुत से देशों में जब ये इस तरह के रोग आते हैं तो वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, लोग भूखों मरते हैं, है ना। लोग वहाँ पर भूखे मरते हैं, और मरते क्या है, खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे भी कोरोना की बात करें अपन, कोरोना के अंदर क्या हुआ, कोरोना के अंदर लोगों को बहुत से देशों में तो खाना मिला ही नहीं। अब जब खाना मिला ही नहीं तो वो लोग खाएंगे क्या, तो उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अब पता है ना, इटली जैसे देशों में लोगों ने अपने पैसे जो है वो बाहर डाल दिए थे, सड़कों पर फेंक दिए, पैसे ले लो लेकिन हमें खाने का दो और हमें इस महामारी से बचाओ, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, हमें किसी न किसी तरीके से भोजन दो, पैसे जितने चाहे मर्जी उतने पैसे लो, लेकिन हमें भोजन दो, और दूसरा हमें इस महामारी से भी बचाओ। भगवान के आगे पैसे फेंक दिए कि इस पैसे का क्या करेंगे, जब हम ही नहीं बचेंगे तो ये पैसा हमारे किस काम का। आ रही है बात समझ में। तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब प्लांट डिजीज स्प्रेड होती है,
जैसे अभी जो हमारी डिजीज थी, अभी हमने इसको क्या नाम दिया, पेंडेमिक डिजीज, दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे डिजीज अलग अलग होती है। तो ये पेंडेमिक हो गई क्योंकि वैश्विक बीमारी हो गई। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक बीमारी होना। वैश्विक मतलब पूरे विश्व के अंदर फैलने वाली बीमारी थी कोरोना। ऐसे ही ये जो डिजीज होती है, ये पेंडेमिक एंडेमिक अलग अलग तरह की डिजीज होती है। अभी देखो हमारे आसपास के एरिया में आपको बहुत सारी डिजीज नजर आएंगी, लेकिन वो क्या है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही होती है, इसलिए उनका इफेक्ट जो है कि वो उसी एरिया के अंदर ही शो होता है। वहाँ के लोगों की इकोनॉमी घट जाती है, वो गरीब हो जाते हैं, बद से बदतर उनके हालात हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि क्या हुआ। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाए, मान लीजिए गेहूं के अंदर रस्ट रोग है और वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा और लोग भूख को मरने लग जाएंगे, तो क्या होगा। सरकार कहाँ तक चलाएगी इस चीज को, कब ज्यादा नहीं चला सकती, साल 2 साल 3 साल के लिए चला लेगी ज्यादा से ज्यादा अधिकतम। ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, और यही से हमारी मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की क्या होती है, बर्थ होती है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ये हो गया आपका 1844 की बात, 1844-45 की बात। ठीक है। और ये हमारा, हाँ ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 1885 में आ जाते हैं। 1885 के अंदर बोर्डेक्स मिक्सचर बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर आप सब जानते हैं, ठीक है ना। बोर्डेक्स मिक्सचर ये याद रखना, ये बोर्डेक्स मिक्सचर बनाया गया था कब, 1885 में। क्या है बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, यहाँ से ही उठते हैं प्रश्न। ठीक है, तो एक नंबर का प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है, व्हाट इज बोर्डेक्स मिक्सचर। तो देखो बोर्डेक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट होता है प्लस चूना होता है। कॉपर सल्फेट और चूने का ये मिश्रण होता है। और ये आपने देखा भी है। कहाँ देखा है, जो पेड़ होता है ना, सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, है ना। उस सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ को आपने देखा, उस पेड़ के तने के ऊपर एक सफेद सा आपने रंग देखा होगा, सफेद रंग लगा हुआ रहता है। आपने सोचा होगा कि यार ये जो सफेद रंग है ना, ये इसलिए लगाया जाता है कि ये पेड़ सरकारी है, इसलिए लगाया जाता है। ऐसा आपके दिमाग में आया होगा कि ये जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए हैं और ये सब के ऊपर जो है ना, इनका तना जो है वो सफेद रंग से पोता गया है, और ये दर्शाने के लिए पोता गया है। एक तो ये सोचते हैं कि ये दर्शाने के लिए पोता गया है कि उधर से कोई वाहन आ रहा है तो उसको ये सफेद सफेद सा दिख जाए, सफेद सफेद सा दिख जाए ताकि वो टकराए नहीं। दूसरा, चलिए ये तो है इसे इसका फायदा। दूसरा ये सोचा होगा कि ये इसलिए पोता गया है कि भाई ये पेड़ सरकारी, कोई इसको काटे नहीं, इसलिए नहीं पोता गया। वो बोर्डेक्स मिश्रण है, और वो इसलिए पोता गया है कि उसके ऊपर कोई कीट ना लगे, कीड़े मकोड़े जो है उस पेड़ को नष्ट ना कर दे। क्यों, क्योंकि भैया वहां उस सड़क के किनारे रक्षा करने वाला कोई नहीं है ना। सड़क के किनारे कोई रक्षा नहीं करेगा उस पेड़ में। अगर कोई रोग हो गया तो उसका इलाज नहीं करेगा कोई, कोई उसके ऊपर दवाई नहीं छिड़केगा। क्यों छिड़केगा, सड़क का पेड़ है। हाँ, वही पेड़ अगर उस किसी व्यक्ति के घर में होता तो वहां तो क्या होता, सड़क कुछ छिड़काव करता उसके दवाई का, उसको बचाने के लिए कुछ उपाय करता। लेकिन वो रोड पे खड़ा है तो उसका तो कोई धनी है ही नहीं, वो भाई उसको बचा ले। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी पेड़ होते हैं सड़कों के किनारे पर, उनको उनके ऊपर बोर्डेक्स मिक्सचर पोत दिया जाता है ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे और वो नष्ट नहीं हो, और वो हमेशा हरा भरा रहे। ठीक है। कोई कमेंट है आपका, कहानियां आपको अच्छी लग रही होंगी आई थिंक। कहानियां नहीं है, ये सब कुछ क्या है, सत्य बातें हैं। ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं हम, देखते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसको बनाया गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, आज आपकी क्लास भी फ्रांस के लोगों की वजह से लेट हुई है। 5 बजे वाली क्लास 6 बजे हुई है, क्योंकि कुछ लोग फ्रांस से आए हुए थे, तो उनसे बातचीत, उनसे मिलना जुलना था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हम। ठीक है। चलिए, तो बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो बनता है किससे, कॉपर सल्फेट और लाइम से। ठीक है। और इसको अप्लाई किया जाता है, अब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाइंग इट टू द प्लांट प्लांट अलोंग इट टू द प्लांट अलोंग ऑफ द रोड साइड, एज ऑफ फील्ड या रोड साइड, या अपन तो यह लिख देते हैं अलोंग एज एज ऑफ
फील्ड, जो खेत होते हैं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो खेत होते हैं ना, उन खेत की बाउंड्री पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनके ऊपर भी ऐसा बोर्डेक्स मिक्सचर पोत दिया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे बनता है? कॉपर सल्फेट और लाइम के विलयन से, यानी कि चूना मिला दिया जाता है उसके अंदर, उसके नीला थोथा मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला थोथा, और चूना, लाइम को क्या बोलते हैं? चूना। चूना और नीले नीले तोथे का मिश्रण होता है, जिसे फंगस वगैरह कीड़े मकोड़े ये नहीं लगते हैं। सबसे पहले अप्लाई किया गया था ये, फर्स्ट अप्लाई इन फ्रांस। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया था। इसके लिए वहां पर क्या था, अंगूर जो थे ना उनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू नाम की बीमारी हो गई थी उसमें। ठीक है ना, इसमें किया गया था भाई, फॉर फॉर डाउनी मिल्ड्यू, फॉर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ऑफ ग्रेप्स, है ना, अंगूर की जो डाउनी मिल्ड्यू रोग है उसकी रक्षा के लिए ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, बोर्डेक्स मिक्सचर का निर्माण किया और उसको छिड़का, तो रोग जो है वो खत्म हो गया। तो ये पता चला हमें कि बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट। आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो किताबें होती है, बुक्स होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, मतलब कि पत्तों की बनी हुई है, सेलुलोज की ही बनी हुई है। तो उसमें क्या है कि धुन लग जाती है, दीमक लग जाती है ना, लकड़ी होती है उसमें दीमक लग जाती है। उससे बचाने के लिए भी क्या करते हैं लोग, अगर लकड़ी ज़्यादा पुरानी होती है या ज़्यादा काम नहीं आती, तो उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के विलयन का घोल जो है वो लगा देते हैं, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह नहीं लगे। ठीक है, तो उसके बाद से ही कॉपर सल्फेट का जो है उपयोग वो ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप, आगे और बढ़ते हैं अपन। 90s के अंदर, 1900 के अंदर बात करें हम, 1900 के अंदर एक रोग आया था, व्हाइट पाइन रोग। कौन सा रोग आया था? व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट, व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट नाम का एक रोग आया। और ये जो रोग आया था, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में फैला, यानी कि एक तरह का घातक इन्फेक्शन था, जिसमें क्या होता था कि जो पेड़ की शाखा होती थी वहां से ये रोग फैलकर कहाँ चला जाता था? तने में चला जाता था। वैसे तो ये सीड से होता था, सीडलिंग डिजीज थी, सीड द्वारा बनाया जाता था, मतलब सीड के अंदर से प्रोड्यूस होता था। सीडलिंग बीमारी थी ये। जब सीड शुरुआत में जब क्या बोलते हैं उसको, बीज बोया जाता था, उस समय ही ये फैल जाता था। लेकिन इसका प्रभाव जो है, जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, उसका तना होता है उसके ऊपर ज़्यादा जाकर शो होता था। ठीक है, तो ये पहली डिजीज थी जिसको क्वारंटाइन किया गया था। ठीक है ना, यानी कि इस पौधे को, ये जो व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट होता था पाइन के ऊपर, इस पाइनस के पौधे को ट्रांसफर नहीं किया गया था किसी भी देश के अंदर, किसी भी जगह पर इसको ले जाया नहीं जाता था, क्योंकि ये रोग वहां पर फैला गया था। तो पहली बार इस रोग के द्वारा ही हमें क्वारंटाइन नाम का शब्द मिला था। ठीक है, तो ये था व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट रोग, याद रहेगा। ये फैलता किससे है? तो इसका जो रोग जनक है वो है कोरोनेटियम रिबिकोला। देखो नाम है, अजीब सा नाम है, कोरोनेटियम रिबिकोला, रिबिकोला। ठीक है, ये नाम है इसका। और ये जो डिजीज होती है, ये पाइन ब्लिस्टर रस्ट, ये नाम याद रख लेना आप, तो पाइन ब्लिस्टर रस्ट, ये रोग होता है किसके द्वारा? सीडलिंग के द्वारा, बाय सीडलिंग। सीडलिंग मतलब जो अंकुरण होता है, जो बीज बीज होते हैं जिनमें अंकुरण होता है उसके द्वारा। ठीक है, सीडलिंग के द्वारा ये रोग होता है। अब ये जो रोग होता है ये बहुत ही घातक रोग है। इट इज लीथल, और ये स्प्रीड होता है ब्रांच से तने के ऊपर, घातक रोग है। और इसकी जो स्प्रीडिंग होती है, स्प्रीड फ्रॉम इन्फेक्टेड, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्रांच टू ट्रंक। ठीक है ना, इन्फेक्टेड ब्रांच से किस पर आता है? ये तने पर आता है। और सबसे पहले इसे क्वारंटाइन किया गया था यूएस के अंदर 1912 के अंदर, 1912 में इसको क्वारंटाइन किया गया था। कॉज दिस इज कॉज फर्स्ट यूएस क्वारंटाइन,
ठीक है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन तो समझते ही हैं हम, है ना, क्योंकि हम बहुत से लोगों को क्वारंटाइन किया गया था कोरोना के बीच। कोरोना में क्वारंटाइन का मतलब है कि उसको सब दुनिया से अलग कर देना, सारी दुनिया से उसको क्या कर देना, अलग कर देना, उसको ही बोलते हैं हम क्वारंटाइन। ठीक है, तो ताकि वो अपनी डिजीज को जो है वो स्प्रेड नहीं कर सके। ठीक है, इसी तरह एक डिजीज और पढ़ लेते हैं, बाकी की डिजीज जो है हम वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। 1940 1904 1900 आ गया ना, 1900 के बाद 1904, 1912 में तो क्वारंटाइन किया है, 1904 से लेकर 1940 तक। ठीक है, एक डिजीज आई, चेस्टनट ब्लाइट डिजीज। ठीक है ना, कौन सी डिजीज आई, एक डिजीज आई भाई, कौन सी, चेस्ट नट ब्लाइट। चेस्टनट ब्लाइट जो डिजीज है ये होती है, हाँ, क्राइफो, इसे याद रखना है इसका नाम, क्राइफो नेक्टेरिया या नेक्ट्रिया, क्राइफो नेक्ट्रिया। ठीक है, पेरासाइटिका, पेरासाइटिका, क्राइफो नेक्टीरिया पेरासाइटिका। ठीक है, ये डिजीज है, इसको हम एंडोथिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, जितने भी मेच्योर चेस्टनट थे उन सबको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये किल्ड ऑफ ऑल द मेच्योर चेस्टनट, चेस्टनट। ठीक है, तो ये चेस्टनट को क्या करती है, मेच्योर चेस्टनट को नष्ट कर देती है। और ये किसकी वजह से होती है, क्राइफोनेक्टीरिया पैरासाइटिका की वजह से ये डिजीज होती है, जिसके बोला जाता है चेस्टनट ब्लाइट डिजीज। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जिनके बारे में हम आगे की क्लास में भी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि आज जो है वो कम ही लोग जुड़े हैं, 2 ही लोगों ने आज अटेंड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, नोटिफिकेशन जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे मैनुअली जो है नोटिफिकेशन भेजना पड़ रहा है, तो मैं अभी बात करता हूँ आगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे की डिजीज़ के जो प्लांट पैथोलॉजी की हमारी जो हिस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएंगे, कल कल इसको पूरा कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे।